भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराओं के बारे में। तो 3 महत्वपूर्ण विचारधारा है जिनके बारे में प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। 2 नंबर में बनेगा, 1 नंबर में बनेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा तब भी बनेगा, घरेलू एग्जाम रहेगा तब भी बनेगा, हमेशा बनेगा। ठीक है। तो एक विचारधारा, इसको बोलते हैं नियतिवाद या इसी को बोलते हैं, कल लिखवाई दिए थे तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है। दूसरी विचारधारा जो है इसको कहते हैं संभववाद, और तीसरी विचारधारा जो है उसको कहते हैं नव निश्चयवाद। ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, 2 तत्व हैं, उन्हीं के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन हो रहा है। तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में अंतर संबंध कहेंगे। ठीक है। मनुष्य और प्रकृति है, इसमें क्या है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ठीक है। और मनुष्य क्या है, एक दास की तरह है। किसके, प्रकृति के। ठीक है। जैसे पुरानी विचारधाराएं जितनी भी हैं सब यही मानते हैं कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं, भगवान से बढ़कर कुछ है, तो वही भगवान को यहाँ प्रकृति कहा गया है। ठीक है। तो मानव जितना पुराने जो धर्म हैं वो भी इन्हीं को मानते हैं, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, निश्चयवाद, पहले से निश्चित है। ठीक है। जो भाग्य में लिखा इसी को बोलते हैं डिटर्मिनिज्म, यानी कि पहले से निश्चित है, जो नियति में है वही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी पढ़ लो। तो यही विचारधारा क्या है, नियतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है। अब मनुष्य क्या है, प्रकृति के सामने कुछ नहीं है। तो इसका उदाहरण देते हैं, जो इसके समर्थक हैं कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे भूकंप, खूब बिल्डिंग बना लो और भूकंप आएगा सब गिर जाएगा। ठीक है। खूब कितना भी बढ़िया घर बना लो, अगर प्रकृति अभी जो है बहुत ठंडा कर देगी मौसम तो वहाँ रह नहीं पाओगे। ठीक। जैसे अंटार्कटिका का क्षेत्र है, वहाँ बर्फ जमा रहता है, मानव कितना भी चाहे वहाँ नहीं रह सकता, प्रकृति के आगे बेबस है कि नहीं। इसी तरह उसका खान पान, रहन सहन, पहनावा, घर इत्यादि, बस्ती उस्ती प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति जैसा चाहेगी, अगर वहाँ पे मौसम ठंडा कर देगी तो मनुष्य क्या करेगा, मोटा कपड़ा पहनेगा बचने के लिए कि नहीं, यानी कि उसका पहनावा उस पर निर्भर है। अगर कोई समुद्र के किनारे रह रहा है तो वह क्या खाएगा, मछली ही खाएगा। ठीक है। तो क्या खाएगा ये भी प्रकृति निर्धारित करती है। जैसे भारत में पंजाब, हरियाणा इत्यादि के जो क्षेत्र है वहाँ बहुत पहले से गेहूँ होता रहा है, तो वहाँ के लोग रोटी खाते हैं, चावल जैसे ही आएगा फेंक देंगे। ऐसे ही पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ गेहूँ होगा ही नहीं, वहाँ चावल और मछली होता है, तो वहाँ के लोग चावल मछली खाते हैं, बाकी दूसरा उनको पसंद नहीं आएगा। तो यानी कि खान पान, पहनावा और घर में देखो, अगर कोई बर्फबारी वाला क्षेत्र है तो शंकुनुमा उसका छत बनाएंगे। सामान्य जैसे हम लोगों का मैदानी क्षेत्र है तो ये प्लेन बनाएंगे, पानी का निकासी बनाएंगे। तो यानी कि सारी चीज़ों को प्रकृति नियंत्रित करती है। ठीक। इसके सबसे बड़े समर्थक जो देश के लोग हैं उसका नाम है जर्मनी। ठीक है। और इसमें भी जो प्रमुख नाम है वो है रेडजेल। इन्हीं की एक शिष्या है, महिला है, क्या नाम है उनका, एलेन सेम्पुल। ठीक है। और भी लोग हैं, हार्टिंगटन है, ठीक, हमबोल्ट है, रिटर है, जितने भी पुराने प्राचीन रोमन और यूनानी लोग जो हैं वो भी यही विचारधारा मानेंगे। भारतीय धर्म में जो वेद पुराण वाला है उसमें भी यही माना गया है कि नहीं, पवन देव हैं या सूर्य देव है तो क्या है, उनसे रक्षा करने ये, मतलब अभी हम प्रकृति से डर रहे हैं तो उनको हम भगवान मानते हैं कि नहीं। तो वह कुछ इसी प्रकार की विचारधारा है। समझ में आया इतना कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, इसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मनुष्य उसके सामने कुछ नहीं है। अब देखो सबसे पुरानी विचारधारा यही है। ठीक है। अब जब मनुष्य ने थोड़ी तरक्की कर ली, थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गई, पैसा कमा लिया, घर बनाना सीख लिया, तो फिर चुनौती देने लगा किसे, प्रकृति को। तो इसने कहा प्रकृति कुछ नहीं, प्रकृति तो दासी है। ठीक है। और हम ही लोग सब कुछ हैं, मनुष्य ही सबसे महान है
मनुष्य को महान माना। और संभववाद इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने कहा कि हर जगह संभावना विद्यमान है, और वह संभावना कौन देता है? प्रकृति देती है। प्रकृति हमको बहुत संभावनाएं देती हैं, बहुत सारे चीज़ों का चयन करने की देती है। जितना मन करे हम उतना चयन करें, जितना मन करे उतना चयन ना करें। तो इसमें प्रकृति को एक दासी से अधिक कुछ नहीं माना गया है। ठीक है, प्रकृति को दासी से अतिरिक्त कुछ नहीं माना गया है, ये दासी है, और मनुष्य इसमें सर्वशक्तिमान है। ये वाले विचार कहाँ पे आया? फ्रांस में। ठीक, विडाल डी ला ब्लास इसके जनक हैं। ब्लास को इसका जनक माना जाता है, फादर माना जाता है या पिता माना जाता है। और समर्थकों में नाम है जीन ब्रून्स का, फैब्रे का, ठीक है, और भी लोग हैं, बस 2-3 महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक, एकदम जस्ट इसका अपोजिट है, हो जाएगा, समझ में आया? अब देखो फिर से देखो, नियतिवाद में क्या कहा गया कि प्रकृति सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, और मनुष्य उसके सामने कुछ नहीं है। और इसमें एकदम उल्टा कहा गया संभववाद में। अब ये भी अपना तर्क देंगे कि नहीं? अभी ये तर्क दिए थे, खाना पीना रहना सहना है कि नहीं? अभी बोलेंगे क्या? अभी बोलेंगे जहाँ बहुत अधिक ठंड होगी मनुष्य नहीं रह सकता, या प्रकृति जहाँ चाहेगी वहीं रहेगा, जहाँ चाहेगी नहीं रहेगा। ये कहते हैं कि मनुष्य धूल के कण के बराबर है। अब ये कैसे इसको डिफेंड करेंगे, बचाएंगे, अपनी बात को सही सिद्ध करेंगे ना? ये बोलेंगे ज़्यादा गर्मी डालोगे तो एसी लगा देंगे, और ज़्यादा ठंडी लाओगे तो हीटर लगा देंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ रहेंगे। और अभी अंटार्कटिका में भी जाके लोग रह ही रहे हैं, भले ही वह रिसर्च स्टेशन के रूप में रह रहे हो कि नहीं? समझ में आया? और रह गई बात पहनावे और न पहनावे की, तो हम वातावरण ही वहाँ का बदल देंगे, घर में जो इच्छा होगी वह पहनेंगे कि नहीं? अभी छोटे स्तर पर बदल रहा है, मनुष्य चाहे तो बड़े स्तर पर बदलेंगे। प्रकृति हमें पानी में भिगोने काम करेगी तो हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेंगे मजबूत, कि नहीं? समझ में आया? इनका भी एक विचार है, और उसको सिद्ध करने के लिए कहते हैं मानव अपनी तकनीकी और ज्ञान से इतना प्रबुद्ध हो चुका है कि प्रकृति उसके सामने केवल दासी है। वह हमको संभावना दे रही है कि देखो पेड़ पे आम लगा है, मन करेगा तो तोड़ लेंगे, मन करेगा नहीं तोड़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगी। प्रकृति रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। ठीक है, मन करेगा तो पूरा पेड़ काट देंगे, पूरा जंगल साफ कर देंगे, वो हमारे मन के ऊपर है। तो ये मनुष्य की सर्वोच्चता की बात करते हैं। समझ में आया? अब इस विचारधारा की वजह से कई सारी समस्या उत्पन्न हो गई। अब हुआ क्या, इन्होंने जब कह दिया पूरा जंगल काट सकते हैं तो जंगल काटने लगे, बहुत ज़्यादा प्रकृति का दोहन होने लगा। उसकी वजह से क्या होगा? प्रदूषण होगा कि नहीं? प्रदूषण होगा, और अंतिम में उससे कौन मरेगा? मनुष्य ही तो मरेगा। तो इन दोनों के बीच का रास्ता किसने निकाला? एक आदमी थे जो है, उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। यही सबसे ज़्यादा पूछेगा, ग्रिफिथ टेलर। ये बार बार पूछता है, इनका नाम ग्रिफिथ टेलर है, ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने क्या कहा कि प्रकृति न तो श्रेष्ठ है न तो मनुष्य, दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। तो एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया, रुको और जाओ। रुको और जाओ, ठीक है? तो इसलिए इसको कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। इसका एक और नाम हो गया रुको और जाओ निश्चयवाद। समझ में आया? रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने सिद्धांत दिया। तो पूछेगा जनक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर है। कह क्या रहे हैं? इन दोनों के बीच का रास्ता दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं न तो प्रकृति श्रेष्ठ है और न मनुष्य श्रेष्ठ है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक है। जैसे रथ में कोई 2 पहिया लगाओ, एक कहे हम ज़्यादा श्रेष्ठ है, दूसरा कहे हम ज़्यादा श्रेष्ठ है, और कोई एक रुक जाएगा तो रथ चलेगा? नहीं चलेगा। यानी रथ के दोनों पहिए क्या? एक दूसरे के पूरक है। ऐसे मनुष्य और प्रकृति भी एक दूसरे की पूरक है। ठीक है, समझ में आया? तो मनुष्य न तो श्रेष्ठ है न प्रकृति श्रेष्ठ है। इन्होंने क्या कहा कि प्रकृति चौराहे पे खड़े उस पुलिसकर्मी की तरह है जो किसी के आने जाने के स्पीड को कम कर देता है ताकि आपस में वाहनों का भिड़ंत ना हो। कभी चौराहे पे गए होंगे पुलिस वाले, जैसे शहरों में चौराहे पे रास्ता 4 आके मिलता है।
अगर वह हाथ नहीं देगा तो एक दूसरे में गाड़ियाँ रुक जाएंगी, पहले इधर वाले को रोकेगा, इधर वाले को जाने देगा, ठीक है, फिर इधर वाले को रोकेगा, इधर वाले को जाने देगा, बारी बारी से ऐसे निकालता रहता है। तो उन्होंने कहा प्रकृति वैसे ही है, लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे कि उधर वाले रुको और उधर जाओ तो दिशा नहीं बदलेगा, बोलेगा हम जाएंगे इधर ही, भले खड़े रहे कि नहीं। तो कहते हैं कि पुलिसकर्मी की बात यह, ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बात जो मनुष्य के कार्य को रोकती नहीं है, बस दिशा निर्धारित करने का कार्य करेगी। मतलब हमें प्रकृति को पहले रुक कर समझना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा, ठीक है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि समस्याओं से बचा जा सके, ठीक है। समझ में आया? इसको लिख लोगे? लिखा कैसे जाएगा? मान लो इसी पे आएगा ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना है। पर्यावरण नव निश्चयवाद क्या है? तो लिखेंगे नव निश्चयवाद एक आधुनिक संकल्पना है जो पर्यावरण प्रदूषण, ध्यान से सुनो यही प्रश्न रहेगा तुम लोगों का कल, ठीक है। नव निश्चयवाद एक आधुनिक संकल्पना है जिसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। यह पुरानी दो संकल्पनाओं नियतिवाद और संभववाद के मध्य का रास्ता बताता है। फिर पैराग्राफ बदलना, एक पन्ने पर 2-3 पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। अब लिखना कि टेलर ने बताया कि प्रकृति चौराहे पर खड़े एक पुलिसकर्मी की भांति है जो गाड़ियों के आवाजाही के रफ्तार को कम करके एक दूसरे में भिड़ंत को बचाती है, ठीक है। उसी प्रकार हमें भी प्रकृति को रुक कर समझना होगा और उसके उपरांत आगे बढ़ना होगा। इस विचारधारा के अनुसार अगर आगे बढ़ते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि से बचा जा सकता है, जो अंतिम में मनुष्य के हित में होगा। तो कुछ मोटी मोटा ऐसे ही बना के लिखना, अभी एग्जैक्ट नहीं पता, कल लिख के लाना, चेक करेंगे तो हो सके लिखवा देंगे, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा।